नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। आज हम सबसे पहले अमेरिका और ईरान के युद्ध के छठे दिन का विश्लेषण करेंगे। इजराइल ने अब तक ईरान पर 5000 बमों से हमला किया है। इसके जवाब में ईरान ने लगभग 2500 मिसाइल्स और ड्रोन से हमले किए। इसके अलावा अमेरिका और इजराइल ने अब तक ईरान के 17 समुद्री जहाज डुबो दिए हैं। इस युद्ध में ईरान अपने सस्ते ड्रोन से अमेरिका के अरबों रुपए के डिफेंस सिस्टम्स को नष्ट कर रहा है और ईरान ने सिर्फ 18 लाख रुपए के ड्रोन से अमेरिका का 10,000 करोड़ रुपए का एक रेडार उड़ा दिया। इस युद्ध को अभी सिर्फ 6 दिन हुए हैं और लगभग 100 दिन तक चलने की आशंका जताई जा रही है। इसके बाद हम बिहार में बीजेपी की सरप्राइज करने वाली राजनीति को डिकोड करेंगे। पहले नितिन नवीन बीजेपी के अध्यक्ष बने और अब नीतीश कुमार बिहार से केंद्र की राजनीति में आ रहे हैं, राज्यसभा में आ रहे हैं। 75 साल के नीतीश कुमार पिछले 20 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आज उन्होंने सभी को चौंकाते हुए राज्यसभा के लिए अपना नामांकन भर दिया। इसे बिहार में नीतीश युग का अंत और बीजेपी के लिए एक नए युग का आरंभ माना जा रहा है। और आखिर में जेन ज़ी आंदोलन के बाद आज नेपाल में पहला आम चुनाव हुआ है। आज वहां 60% वोटिंग हुई है, जो पिछले 18 वर्षों में सबसे कम है। आज बड़ा सवाल यह है कि क्या सड़कों पर आंदोलन करने वाले जेन ज़ी नेपाल में नई सरकार बनाने में कामयाब रहेंगे, और इस चुनाव में वोट प्रतिशत जो है वो इतना कम क्यों रहा, इतनी उदासीनता क्यों है। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि ईरान के खिलाफ अमेरिका के युद्ध का आज छठा दिन है और आज क्या क्या हुआ। सबसे पहले आपको मानचित्र पर दिखाते हैं कि पिछले 24 घंटों में इस युद्ध में कहां और किस तरह से हमले हो रहे हैं, कौन कहां पर हमले कर रहा है। ईरान ने आज अपनी खोरम शहर मिसाइल से इजराइल की राजधानी जेरूसलम और टेल अवीव के एयरपोर्ट पर हमले किए हैं। ईरान ने आबू धाबी पर ड्रोन से हमला किया, जिसे वहां के एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। और ईरान ने कतर की राजधानी दोहा पर भी हमला किया है और कतर ने आज ईरान की 13 मिसाइल्स और 4 ड्रोन्स को मार गिराया है। अजरबैजान के मुताबिक ईरान के ड्रोन हमलों में उसके 4 लोग घायल हुए हैं और ईरान को इसका करारा जवाब दिया जाएगा। हालांकि ईरान का दावा है कि उसने ये हमले नहीं किए। ईरान की एक मिसाइल को तुर्की के एयर स्पेस में दाखिल होने से पहले ही नेटो के एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। और ईरान ने इस युद्ध में पहली बार किसी ऐसे देश पर हमला किया जो नेटो का सदस्य है। लेकिन ईरान का यह कहना है कि उसने तुर्की पर हमला नहीं किया है। यह भी हो सकता है कि हमला गलती से हो गया हो। इससे पहले ईरान और तुर्की के बीच आखिरी युद्ध 200 वर्ष पहले वर्ष 1823 में हुआ था और इस समय ईरान के पास ऐसा कोई कारण नहीं है कि वो तुर्की पर भी हमला करे। इसलिए इसे यही माना जाएगा कि अगर ये हुआ भी है तो ये ईरान की गलती से हुआ होगा। यूएई ने आज ईरान की 6 मिसाइल्स और 131 ड्रोन्स को अपने एयर डिफेंस सिस्टम से मार गिराया। हालांकि इसके बावजूद 1 मिसाइल और 6 ड्रोन्स ने एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर वहां पर हमला कर ही दिया। और ईरान ने आज शाहिद ड्रोन से अमेरिका और इजराइल के सैन्य ठिकानों पर हमला करने की तस्वीरें भी जारी की। आज इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान में एक बहुत बड़ा हमला किया है। ईरान के 9 शहर करमानशाह और तबरीज शहर पर भी हमले हुए हैं और इजराइल के मुताबिक उसने ईरान में ड्रोन की स्टोरेज साइट्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी नष्ट किया है। इसके अलावा इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए और अमेरिका ने 4 मार्च को हिंद महासागर में ईरान के एक युद्धपोत पर हमला करके उसे डुबो दिया, जिस पर काफी विवाद इस समय चल रहा है।
इस युद्ध में अब तक ईरान के 1200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और इजराइल के 10 लोगों की मौत हुई है और अमेरिका के 6 सैनिक भी मारे गए हैं। ईरान में सबसे ज्यादा हवाई हमले इस समय हो रहे हैं और इसीलिए वहां पर मरने वालों की संख्या भी ज्यादा है। इस लड़ाई में पश्चिमी एशिया के दूसरे देश जैसे लेबनान, कुवैत, यूएई, इराक और बहरीन में भी कई लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिकी सेना के मुताबिक युद्ध के पहले ही दिन की तुलना में अब ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स हमले 86% कम हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में ही इसमें 13% की कमी आई है, तो माफ कीजिएगा 23% की कमी आई है। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि ईरान के अब जो हमले हैं वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं और ईरान के ड्रोन हमले भी युद्ध के पहले दिन की तुलना में अब 73% कम हो रहे हैं। हमलों में कमी की सबसे बड़ी वजह यह है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स, उसके लॉन्चर्स, उसके मिसाइल स्टोरेज साइट्स और कमांड सेंटर्स पर लगातार हमले करके उन्हें नष्ट कर रहे हैं। इजराइल की एयरफोर्स ने अब तक ईरान पर 5000 बम और मिसाइल से हमला किया है और इसके जवाब में ईरान ने अब तक 500 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल और 2000 से ज्यादा ड्रोन से हमले किए हैं। इसके अलावा अमेरिका और इजराइल ने अब तक ईरान के 17 समुद्री जहाज भी डुबो दिए हैं और अमेरिका के मुताबिक उसने ईरान की नौसेना को लगभग नष्ट कर दिया है। इजराइल के एक F-35 फाइटर जेट ने 4 मार्च को ईरान के एक YAK-130 एयरक्राफ्ट को तेहरान के आसमान में मार गिराया, जो एक ट्रेनर और लाइट अटैक फाइटर जेट होता है, जबकि F-35 एक 5वीं पीढ़ी का लेटेस्ट फाइटर जेट है और ये इस युद्ध की पहली फाइटर जेट्स के बीच हुई डॉग फाइट है। और डॉग फाइट जब 2 या 2 से ज्यादा फाइटर जेट्स बहुत कम दूरी पर हवा में एक दूसरे से लड़ते हैं तो इसे डॉग फाइट कहा जाता है। तो आपने देखा आजकल सब फाइटर जेट्स में कैमरे लगे होते हैं, रेडार लगी होती है और उसमें सब पता चलता है कि कैसे ये डॉग फाइट हुई और कैसे दूसरे विमान को नष्ट किया गया। ये उसी की फुटेज थी जो अभी आप देख रहे थे। ईरान ने वर्ष 2023 में रशिया से ये एयरक्राफ्ट खरीदे थे और इससे ईरान के पायलट्स को ट्रेनिंग दी जाती थी क्योंकि ये एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। ये पहला मौका है जब किसी F-35 फाइटर जेट ने किसी पायलट वाले फाइटर जेट को मार गिराया है। इससे पहले F-35 ने ड्रोन्स पर हमले किए हैं, जमीन पर हमले किए हैं या किसी दूसरे विमान की सुरक्षा के लिए मिशन उसने किए हैं, लेकिन इस प्रकार का जो उसका हमला है डॉग फाइट में किसी फाइटर जेट को मार गिराने का, ये पहली बार हुआ है। एक और बड़ी बात ये कि इजराइल की एयरफोर्स ने लगभग 40 वर्षों के बाद अपने किसी दुश्मन के पायलट वाले फाइटर जेट को मार गिराया है। इससे पहले 1985 में इजराइल के एक F-15 फाइटर जेट ने सीरिया के 2 MiG-23 फाइटर जेट्स को मार गिराया था और मौजूदा युद्ध के पहले 3 दिनों में ही इजराइल और अमेरिका ने ईरान के ऊपर एक एयर सुपीरियरिटी हासिल कर ली है। यानी ईरान के आसमान पर अमेरिका और इजराइल ने अब लगभग पूरा नियंत्रण कर लिया है। ईरान के हमलों से कतर में अमेरिकी सेना को एक बड़ा नुकसान हुआ है। ईरान ने अपने शाहिद ड्रोन से अमेरिका के एक शक्तिशाली और बहुत महंगे अर्ली वार्निंग रेडार सिस्टम पर हमला करके उसे नष्ट कर दिया और इस रेडार का नाम है AN/FPS-132। यह रेडार 5000 किलोमीटर की रेंज में एक साथ सैकड़ों मिसाइल्स की निगरानी कर सकता है और यह अमेरिका के लिए बहुत बड़ा नुकसान है क्योंकि इस रेडार से मिलने वाले डेटा के आधार पर ही अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम प्रभावी तरीके से काम करते हैं। ईरान के एक शाहिद ड्रोन की कीमत 18 से 40 लाख रुपए है सिर्फ, जबकि अमेरिका के इस रेडार की कीमत है 10,000 करोड़ रुपए। यानी ईरान ने बहुत ही सस्ते हथियार से अमेरिका के हजारों करोड़ रुपए का नुकसान कर दिया। पश्चिम एशिया में अमेरिका को दूसरा बड़ा नुकसान यूएई में हुआ है। ईरान की मिसाइल्स ने अमेरिका के 3rd एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर दिया और ये 200 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल्स को हवा में ही मार गिरा सकता है। इस समय दुनिया में सिर्फ 10 इस प्रकार के सिस्टम्स हैं, जिसमें से 7 अमेरिका के पास हैं, यूएई के पास 2 हैं और सऊदी अरब के पास ऐसा एक सिस्टम है।
और ऐसे एक सिस्टम की कीमत है 18,000 करोड़ रुपए। यानी रेडार और एयर डिफेंस सिस्टम पर 2 हमले करके ही ईरान ने लगभग 28,000 करोड़ रुपए का नुकसान अमेरिका का कर दिया। ईरान के शाहिद ड्रोन को मार गिराने के लिए अक्सर अमेरिका के सहयोगी देश पेट्रियट और थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं। 18 लाख से 40 लाख रुपए के शाहिद ड्रोन के मुकाबले पेट्रियट की एक मिसाइल 36 करोड़ रुपए की है और थर्ड की एक मिसाइल 135 करोड़ रुपए की है। तो आप सोच सकते हैं कि ईरान अपने सस्ते ड्रोन से, अपनी सस्ती मिसाइल से अमेरिका को घाव दे रहा है, धीरे धीरे उसे जख्म दे रहा है और अपने सस्ते हथियारों से उसके महंगे सिस्टम्स को नुकसान पहुंचा रहा है। और ये जो सिस्टम है, जो नुकसान जिनको पहुंचा है, ये 10,000 करोड़, 18,000 करोड़, इस प्रकार इनकी कीमत है। इस युद्ध के पहले 4 दिनों में ईरान ने सबसे ज्यादा 863 हमले यूएई पर किए हैं। दूसरे नंबर पर कुवैत है, जिस पर ईरान ने 562 हमले किए। इसके बाद 162 हमले ईरान ने कतर पर किए हैं, बहरीन पर 129 हमले, और सबसे हैरान करने वाली बात यह कि इजराइल इसमें 5वें नंबर पर है और पहले 4 दिनों में ईरान ने इजराइल पर 113 हमले किए, जबकि असली युद्ध ईरान और इजराइल के बीच हो रहा है। लेकिन यह डेटा आपको बताता है कि ईरान की जो रणनीति है वो ये है कि इस समय अमेरिका के सहयोगी देशों पर हमले किए जाएं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जाए, उन्हें घाव दिए जाएं, जख्म दिए जाएं और उनकी स्थिति ऐसी कर दी जाए कि वो खुद ही अमेरिका पर दबाव डालें कि हमारे नागरिक मारे जा रहे हैं, हमारा नुकसान हो रहा है और आप इस लड़ाई को जल्द बंद कीजिए। और इन हमलों में आप ये भी देखेंगे कि जॉर्डन, साइप्रस, ओमान और सऊदी अरब पर भी ईरान ने हमले किए हैं। ये पूरी उन देशों की लिस्ट है कि किस किस पर कितना हमला हुआ है। सबसे कम सऊदी अरब और ओमान पर 2-2 हमले ईरान ने अब तक किए हैं। सो ईरान ने इस युद्ध को बहुत फैला दिया है। वो सिर्फ इजराइल पर हमला नहीं कर रहा, इजराइल पर तो बहुत कम हमले किए उन्होंने, 113 हमले किए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यूएई पर कर रहा है, कुवैत, कतर, बहरीन पर कर रहा है। ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल का युद्ध अब 100 दिनों से भी ज्यादा लंबा खिंच सकता है। अमेरिका की एक ऑनलाइन न्यूज वेबसाइट पॉलिटिको के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ईरान के साथ 100 दिनों के युद्ध की योजना पर काम कर रहा है। आप में से बहुत सारे लोग जब मिलते हैं तो यही पूछते हैं कि ये युद्ध कितना लंबा चलेगा। शुरू में ऐसा लगता था कि 2-4 दिन चलेगा। शुरुआत में अमेरिका की कैलकुलेशन ये थी कि खामनेई को पहले ही दिन ख़त्म कर देंगे, उसके बाद ईरान में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा और ये युद्ध समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना तो वहाँ पर सत्ता परिवर्तन हुआ है, ना ही ईरान का जो स्ट्रक्चर है वहाँ की सरकार का, उसमें कोई बदलाव आया है, और ना ही ईरान कमज़ोर पड़ा और ना ही उसने सरेंडर किया। और इसीलिए अब ये कहा जा रहा है कि ये युद्ध 100 दिनों तक चल सकता है। सेंटकॉम ही पश्चिमी एशिया में अमेरिकी सैन्य ऑपरेशन को संभाल रहा है, उसी की जिम्मेदारी है, और उसी ने अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन से ज़्यादा मिलिट्री इंटेलिजेंस अफसर भेजने की अब मांग की है कि हमें और ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है और ज़्यादा इंटेलिजेंस ऑफिसर्स की ज़रूरत है। और इनका काम ईरान के खिलाफ चल रहे सैन्य ऑपरेशन की योजना बनाना है, उसके बारे में जानकारी जुटाना है और हमलों को सही निर्देश देना होता है। ये तैनाती कम से कम 100 दिनों के लिए मांगी गई है और ये भी संभव है कि ये युद्ध लगभग 7 महीनों तक यानी सितंबर तक खिंच जाए। इसका मतलब है कि अमेरिकी सेना ये मानकर चल रही है कि ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान जल्द खत्म नहीं होने वाला और ये कई महीनों तक भी चल सकता है। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ये युद्ध 4 से 5 हफ्ते में खत्म हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे इस युद्ध को लेकर अमेरिका अपनी डेडलाइन बदल रहा है और अब धीरे धीरे उसे बढ़ाता जा रहा है। ब्रिटेन की एक बड़ी मशहूर पत्रिका है जिसका नाम है द इकोनॉमिस्ट। उसने इस बार अपने कवर पेज पर लिखा है अ वॉर विदाउट अ स्ट्रैटेजी। ये द इकोनॉमिस्ट का कवर पेज है, देखिए। यानी ये युद्ध बिना किसी रणनीति के लड़ा जा रहा है, ऐसा इकोनॉमिस्ट का कहना है। इस पत्रिका के मुताबिक खामनेई को मारना अमेरिका की एक बड़ी सैन्य सफलता है, लेकिन अमेरिका ने ईरान युद्ध का कोई लक्ष्य तय नहीं किया। यह युद्ध वो क्यों कर रहा था और इस युद्ध से उसे क्या हासिल करना है, ये स्पष्ट नहीं है। और बिना स्पष्ट राजनीतिक लक्ष्य के ये युद्ध शतरंज की एक ऐसी बाजी है जिसमें राजा तो मारा गया लेकिन युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ।
ऐसा इकोनॉमिस्ट का कहना है। अब देखिए एक और बड़ी खबर। अमेरिका की एक सबमरीन ने 4 मार्च को श्रीलंका के पास हिंद महासागर में ईरान के एक वॉरशिप पर हमला करके उसे डुबो दिया। ईरान के इस वॉरशिप का नाम है IRIS डेना। इस वॉरशिप पर लगभग 180 लोग सवार थे और हमले के बाद श्रीलंका की नौसेना ने 32 घायल ईरान के नौसैनिकों का रेस्क्यू करके उन्हें अस्पताल में भर्ती किया है। उनका इलाज चल रहा है और ईरान के जो बाकी नौसैनिक हैं या तो वो मारे जा चुके हैं या फिर वो लापता हैं। और पिछले 24 घंटों से इस हमले की पूरी दुनिया में बहुत चर्चा हो रही है, हमारे देश में भी बहुत चर्चा हो रही है। अब से थोड़ी देर पहले भारत की नौसेना ने कहा है कि 4 मार्च की सुबह भारतीय नौसेना को भी ईरान के इस युद्धपोत का एक इमरजेंसी संदेश मिला था और भारत की नौसेना ने इस युद्धपोत के रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद भी की और इस समय भी श्रीलंका की नौसेना के साथ मिलकर लापता ईरान के नौसैनिकों की तलाश चल रही है। ईरान का यह वॉरशिप पिछले महीने भारत के ही विशाखापट्टनम में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू और मिलन नेवल एक्सरसाइज में हिस्सा लेने के लिए आया था और हिस्सा लेने के बाद यह वापस ईरान लौट रहा था। यह हमला ईरान से लगभग 3000 किलोमीटर दूर हिंद महासागर में हुआ है। यानी अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध अब दुनिया के दूसरे इलाकों तक भी पहुंच गया है। यह इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर तक भी आ चुका है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार अमेरिका की किसी पनडुब्बी ने टॉर्पेडो का इस्तेमाल करके, टॉर्पेडो से हमला करके दुश्मन के किसी वॉरशिप को डुबोया है। टॉर्पेडो एक ऐसा हथियार होता है जो पानी के अंदर किसी मिसाइल की तरह अपने लक्ष्य पर हमला करता है और टॉर्पेडो को किसी सबमरीन, वॉरशिप, हेलीकॉप्टर या एयरक्राफ्ट से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसका पता लगाना अक्सर बहुत मुश्किल होता है और टॉर्पेडो का एक हमला भी किसी बड़े वॉरशिप या सबमरीन को डुबो सकता है। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने इस हमले को एक क्वाइट डेथ बताया है, यानी बिना किसी चेतावनी के हमला हुआ और अचानक से मौत सामने आकर खड़ी हो गई। Yesterday in the Indian Ocean, and we'll play it on the screen there, an American submarine sunk an Iranian warship that thought it was safe in international waters. Instead, it was sunk by a torpedo. Quiet death. The first sinking of an enemy ship by a torpedo since World War II. Like in that war, back when we were still the War Department, we are fighting to win. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय इलाके में बिना किसी चेतावनी के इस वॉरशिप को निशाना बनाया गया और अमेरिका को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान के इस वॉरशिप पर हमला इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर में हुआ है, इसलिए भारत में इस पर बड़ी पॉलिटिक्स हो रही है। भारत में विपक्षी नेता कह रहे हैं कि इस हमले पर भारत की चुप्पी ठीक नहीं है और वो भारत से इस हमले के बारे में जवाब मांग रहे हैं। हालांकि सिर्फ इंडियन ओशन नाम होने से ये भारत का इलाका या भारत की संपत्ति नहीं बन जाता। तो बड़ी बात तो यह है कि ये इंडियन ओशन जो है, इंडियन ओशन का मतलब ये नहीं है कि ये भारत का ओशन है, ये महासागर भारत का है। इसका नाम है हिंद महासागर। इंडियन ओशन भारत सहित 39 देशों को छूता है और ये ऑस्ट्रेलिया तक आता है। आप मानचित्र पर देखिए ये कितने बड़े इलाके में फैला हुआ है। इंडियन ओशन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है और पहले नंबर पर है पैसिफिक ओशन। ईरान का यह वॉरशिप भारत की 370 किलोमीटर की समुद्री सीमा को पार कर चुका था और इस भारतीय सीमा को पार करके यह अंतर्राष्ट्रीय इलाके में पहुंच गया था, इंटरनेशनल वाटर्स में था। और वॉरशिप पर समुद्र के उस इलाके में हमला हुआ है जो भारत के अधिकार क्षेत्र और कानूनी नियंत्रण से बाहर है। हिंद महासागर में सभी देशों को अपने समुद्री जहाज ऑपरेट करने और वॉरशिप से ले जाने की अनुमति है। वहां ईरान भी अमेरिका पर हमला कर सकता है,
और हिंद महासागर के अंतर्राष्ट्रीय इलाके में भारत का कोई एकाधिकार नहीं है। जो लोग ईरान के युद्धपोत पर अमेरिका के हमले को लेकर सवाल उठा रहे हैं, वही लोग सिविलियन शिप्स पर ईरान की सेना के हमलों की बात नहीं करते। अब आप ये देखिए, आज बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हमें ईरान की मदद करनी चाहिए, हमें ईरान के इस वॉरशिप की रक्षा करनी चाहिए थी, और वो इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि अमेरिका हमारे इलाके में आकर ये हमला कैसे कर सकता है। लेकिन ये लोग ये सवाल नहीं उठाते कि जब ईरान के आसपास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर जो सिविलियन शिप्स जा रहे हैं, तेल लेकर जो शिप्स जाते हैं या दूसरा सामान लेकर जाते हैं, उन पर जब ईरान हमले कर रहा है निहत्थे लोगों पर, उसके बारे में कोई कुछ नहीं कहता। अब अगर ईरान ये कर रहा है, ये युद्ध है, इसमें ईरान पर भी हमले होंगे और अमेरिका पर भी हमले होंगे। भारत की विदेश नीति में सबसे पहले देश के 146 करोड़ लोगों का हित है, और ईरान कभी भी हमारा ना तो पार्टनर रहा है, ना ही कभी भी हमारा गहरा दोस्त रहा है। हम ईरान से तेल जरूर खरीदते थे, लेकिन वो एक बिजनेस डील थी। हम ईरान को पैसा देते थे और ईरान उसके बदले में हमें तेल देता था, और वो तेल हम इसलिए खरीदते थे क्योंकि हमारा और हमारे देश के लोगों का उसमें फायदा था। लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने न जाने कितनी बार भारत की आलोचना की है। जम्मू कश्मीर पर तो उन्होंने कभी भी भारत का साथ नहीं दिया। वर्ष 2020 में उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था कि भारत में मुसलमानों का नरसंहार हो रहा है और भारत सरकार को कट्टरपंथी हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ हिंसा करने से रोकना चाहिए। इससे पहले अगस्त 2019 में भी खामनेई ने कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने का विरोध किया था। उन्होंने लिखा था कि वो कश्मीर में मुसलमानों की हालत को लेकर चिंतित हैं और धारा 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर के मुसलमानों के साथ अत्याचार और उत्पीड़न बढ़ेगा। ये विचार थे खामनेई के। और आज भारत में वो सारे लोग जो ईरान को लेकर बड़े चिंतित हैं, जो ये कहते हैं कि भारत ईरान के लिए कुछ करता क्यों नहीं, चुप क्यों है, पहले ये तो देखिए कि ईरान ने भारत के लिए क्या किया है। आयतुल्लाह खामनेई ने भारत के लिए क्या किया है, भारत के बारे में उनके क्या विचार थे, जम्मू कश्मीर के बारे में उनके क्या विचार थे। भारत ने पहली बार ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत पर शोक भी आज जताया है। और अमेरिका और इजराइल के हमले में 28 फरवरी को आप जानते हैं खामनेई की मौत हो गई थी। भारत सरकार की तरफ से विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने नई दिल्ली में ईरान के दूतावास जाकर खामनेई के निधन पर अपनी संवेदना जताई। उन्होंने कॉन्डोलेंस बुक में भारत की तरफ से यह शोक संदेश लिखा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी आज ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से फोन पर बात की है। और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से फोन पर बात की और दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में तेजी से बदलती स्थिति पर चिंता जताई है और कहा है कि इस क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए बातचीत और कूटनीति का रास्ता जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और फ्रांस इस मुद्दे पर लगातार संपर्क में रहेंगे और क्षेत्र में जल्द शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए मिलकर कोशिश करेंगे। अमेरिका इस युद्ध की जैसी तस्वीरें जारी कर रहा है, उससे यह सवाल उठता है कि क्या ईरान के साथ युद्ध अमेरिका के लिए कोई वीडियो गेम की तरह है। आज व्हाइट हाउस ने इस युद्ध पर एक वीडियो जारी किया जो बिल्कुल एक वीडियो गेम की तरह है। इस वीडियो में ईरान पर अमेरिकी सेना के हमले और बमबारी को एक एक्शन सीक्वेंस की तरह पेश किया गया और इसे देखकर लगता है जैसे आप हॉलीवुड की किसी फिल्म का ट्रेलर देख रहे हो। तो आजकल का जो वॉरफेयर है, जो आजकल के युद्ध होते हैं,
उसमें हथियार और कैमरे दोनों साथ साथ चलते हैं। ये युद्ध कैसे लड़ा जा रहा है, इस सब के लिए दिखाने के लिए दुनिया को कैमरे लगाए जाते हैं, वीडियो बनाए जाते हैं और फिर वीडियो की जो फुटेज है ये पूरी दुनिया को दिखाई जाती है और हर देश और हर सेना अपने हिसाब से अपना वीडियो बनाती है, जिससे देखकर दुनिया को ये लगे कि वही इस युद्ध में जीत रहे हैं। और अमेरिका ने ये जो वीडियो बनाया है ये बिल्कुल इस अंदाज में बनाया है जैसे किसी हॉलीवुड की एक्शन फिल्म का कोई ट्रेलर हो। ऐसा लगता है कि अमेरिका के लिए अब असली युद्ध भी एक एंटरटेनमेंट बन चुका है, इसलिए अमेरिका इस युद्ध को एक बहुत ही रोमांचक अंदाज में दुनिया के सामने पेश कर रहा है। आपने भी इस तरह के बहुत वीडियोस देखे होंगे, सोशल मीडिया पर इस तरह के वीडियोस काफ़ी शेयर हो रहे हैं और अमेरिका युद्ध की इन तस्वीरों और वीडियोस की बहुत मार्केटिंग भी करता है ताकि पूरी दुनिया को ये संदेश दिया जा सके कि अमेरिकी सेना बहुत मजबूत है और वो अपने हर मिशन में कामयाब होती है। और इसीलिए अमेरिका अपने किसी भी युद्ध या सैन्य अभियान को एक शानदार सबसे पहले नाम देता है। जैसे इस बार अमेरिका ने ईरान पर अपने इस अभियान का नाम दिया है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। एपिक फ्यूरी नाम सुनकर आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी हॉलीवुड फिल्म का टाइटल है और हिंदी में इसका मतलब होगा कि बहुत ही ताकतवर सैन्य हमले का अभियान। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे वीडियोस और तस्वीरों के जरिए युद्ध की त्रासदी, उसका विनाश और मानवीय पीड़ा को बिल्कुल छिपा दिया जाता है। ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका युद्ध को एक एंटरटेनमेंट कंटेंट की तरह पेश कर रहा हो। वर्ष 2003 में इराक युद्ध के समय अमेरिका एम्बेडेड जर्नलिस्ट का एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आया था, जिसमें पहली बार युद्ध के समय अमेरिकी सेना के साथ पत्रकारों को भी वहां रहने की इजाजत दी गई थी और पत्रकारों से कहा गया था कि आप युद्ध के दौरान वहां रहकर इसकी कवरेज कर सकते हैं। इससे अमेरिका को अपने सैन्य अभियान की तस्वीरें और कहानियां सीधे दुनिया भर के टीवी चैनल्स तक पहुंचाने में मदद मिली। और दुनिया के लिए जब गल्फ वॉर हुआ था, वो पहला ऐसा युद्ध था जिसे दुनिया ने लाइव टीवी पर देखा और ये सब अमेरिका की स्ट्रैटेजी थी। इस तरह न्यूज चैनल्स के जरिए अमेरिका ने अपनी सेना की ताकत और अपने हथियारों को पूरी दुनिया में एक शानदार ब्रांडिंग की उनकी और उसकी मार्केटिंग की। अमेरिका की इस इमेज बिल्डिंग में हॉलीवुड की भी बहुत बड़ी भूमिका रही है। हॉलीवुड में अक्सर ऐसी फिल्में बनाई जाती हैं जिनके जरिए अमेरिकी सेना के अलग अलग मिशंस को और वॉर्स को एक महान कार्य के तौर पर दिखाया जाता है। सच्चाई यह है कि अमेरिका ईरान के साथ ये युद्ध सिर्फ हथियारों और मिसाइल से नहीं लड़ रहा। अमेरिका सोशल मीडिया पर भी एक मनोवैज्ञानिक युद्ध लड़ रहा है और इसके जरिए अमेरिका पूरी दुनिया को 3 संदेश देना चाहता है। पहला, ये युद्ध बहुत जरूरी था, इसके बिना काम चल नहीं सकता था। दूसरा, अमेरिकी सेना अजेय है और शानदार है। और तीसरा, इस युद्ध के जरिए अमेरिका ने पूरी दुनिया को एक बहुत बड़े खतरे से बचाया है और अमेरिका के लोगों को भी उन्होंने खतरे से बचाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद 2 मार्च को कहा था कि ईरान में जरूरत पड़ी तो जमीनी सैनिक भी वहां पर भेजे जा सकते हैं, यानी ईरान की जमीन पर अमेरिका के सैनिक उतर सकते हैं। अब ऐसा लग रहा है कि अमेरिका इसके लिए कुर्द लड़ाकों का इस्तेमाल कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया यह कह रहा है कि इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र में मौजूद कई कुर्द संगठन किसी बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं और सैकड़ों कुर्द लड़ाकों ने इराक सीमा के पास वाले इलाकों से ईरान की सीमा पर जमीनी युद्ध शुरू कर दिया है। एक वीडियो में उत्तरी इराक के एरबिल इलाके में ईरानी कुर्द लड़ाके दिखाई दे रहे हैं। और पहले आप ये समझिए कि ये कुर्द कौन है जो आपको यहां दिख रहे हैं और वो इस लड़ाई में इतने अहम क्यों माने जा रहे हैं। तो देखिए, कुर्द वहां का एक बहुत बड़ा समुदाय है जिनकी आबादी दुनिया भर में लगभग 3.5 से 4 करोड़ के बीच मानी जाती है। कुर्द लोगों की आबादी मुख्य रूप से टर्की, इराक, ईरान, सीरिया और कुछ हद तक आर्मेनिया में है और वो इन इलाकों को मिलाकर एक अलग देश बनाने की मांग कर रहे हैं जिसका नाम होगा कुर्दिस्तान।
वो चाहते हैं कि दुनिया भर के जितने भी कुर्द लोग हैं उनके लिए कुर्दिस्तान नाम का अलग देश बने। ईरान में कुर्द इलाका जो है, जो वहां के कुर्द हैं, ये इराक की सीमा के आसपास के इलाकों में रहते हैं। और ब्रिटिश अखबार द फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA अब कुर्द लड़ाकों से बातचीत कर रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र में मौजूद कई कुर्द संगठन किसी बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। यह भी दावा किया गया है कि कुर्द संगठनों ने अमेरिका से सैन्य सहायता और हथियारों की मांग की है, क्योंकि अगर लड़ना है तो उन्हें हथियार चाहिए, तो वो पैसा भी मांगेंगे, सैन्य सहायता भी मांगेंगे और हथियार भी मांगेंगे। और अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा कि कुर्द लड़ाकों को हथियार देने की खबरों का कोई आधार नहीं है, क्योंकि अमेरिका इन्हें पीछे से जितना भी समर्थन देगा वो औपचारिक रूप से कभी इस बात को मानेगा नहीं। All I would say is none of our objectives are premised on the support or the arming of any particular force. So what other entities may be doing, we're aware of, but our objectives aren't centered on that. आपको थोड़ा पीछे फ्लैशबैक में लेकर जाते हैं। वर्ष 1991 में इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन के खिलाफ अमेरिका ने कुर्दों का साथ दिया था, लेकिन बाद में वो समर्थन कमजोर पड़ गया और कुर्द विद्रोह को कुचल दिया गया। और यही वजह है कि कुर्द नेता अमेरिका से एक राजनीतिक गारंटी मांग रहे हैं, क्योंकि वो अमेरिका पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करते। उन्हें इस बात का डर है कि अगर वो ईरान के खिलाफ खुलकर लड़ाई में उतर गए और बाद में अमेरिका पीछे हट गया तो उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। पश्चिमी देशों की हमेशा से ये पॉलिसी रही है कि फूट डालो और राज करो। आपको याद होगा जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था, वो भी इसी सिद्धांत पर काम करते थे कि पूरे देश को अलग अलग हिस्सों में बांट दो, उनके बीच में फूट डालो और फिर राज करो। वर्ष 2003 में जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया था, तब भी शिया और सुन्नी मुसलमानों को आपस में उन्होंने लड़ाया था। और जैसा मैंने आपको कहा कि जब ब्रिटिश राज था हमारे देश में, तब उन्होंने भी हमारे साथ यही किया था। अब बड़ा सवाल है कि खामनेई की मौत के बाद क्या ईरान में कोई परिवर्तन आएगा? क्या सत्ता परिवर्तन होगा? क्या वहाँ की जो रिजीम है वो बदल जाएगी, या सब कुछ पहले जैसा चलता रहेगा, सिर्फ एक नया सुप्रीम लीडर आ जाएगा, जो कि अमेरिका के लिए एक बुरी खबर होगी। तो ईरान में खामनेई के बाद नया सुप्रीम लीडर कौन होगा, इस पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। और अब ईरान में सुप्रीम लीडर के पद के लिए खामनेई के बेटे 56 वर्ष के मुज्तबा खामनेई के नाम की बहुत चर्चा है। और इसकी 3 मुख्य वजहें हैं। पहला, मुज्तबा खामनेई को इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC का खुला समर्थन प्राप्त है। दूसरा, मुज्तबा खामनेई ईरान के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक हैं। उनके पास संवैधानिक पद तो नहीं है, लेकिन उनका प्रभाव सरकार के हर कामकाज पर रहता है, बहुत प्रभावशाली हैं और बहुत शक्तिशाली हैं। और तीसरा, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ सबसे कट्टर रणनीति रखने वाले वो लीडर हैं। 56 वर्ष के मुज्तबा खामनेई का इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से पुराना रिश्ता रहा है। ये ईरान की सबसे ताकतवर सैन्य और रणनीतिक फोर्स है और वहाँ की राजनीति और सुरक्षा व्यवस्था में इसका बड़ा प्रभाव है। 17 वर्ष की उम्र में मुज्तबा खामनेई IRGC में भर्ती हो गए थे और फिर 1987 में उन्होंने ईरान और इराक का युद्ध लड़ा। उस समय उनके पिता अयतुल्ला अली खामनेई ईरान के राष्ट्रपति थे और तब मुज्तबा को दुनिया भर में एक नई और खास पहचान मिली। ईरान में लगभग 37 वर्षों तक अपने पिता के शासन के दौरान मुज्तबा खामनेई की राजनीतिक ताकत तेजी से बढ़ती चली गई और कहा जाता है कि पिछले कुछ वर्षों से उन्होंने सुप्रीम लीडर के ऑफिस की जिम्मेदारी परोक्ष रूप से संभाल ली थी। यानी उनकी ट्रेनिंग लगातार अपने पिता के साथ चल रही थी और हो सकता है कि उन्हीं को सुप्रीम लीडर अभी बना दिया जाए। ईरान में इस बार सुप्रीम लीडर के पद के लिए एक और प्रभावशाली परिवार रेस में है और वो हैं 53 वर्ष के हसन खोमैनी। हसन खोमैनी को भी सुप्रीम लीडर के पद का उम्मीदवार माना जा रहा है। वो ईरान के पहले सुप्रीम लीडर रुहुल्लाह खोमैनी के पोते हैं और खोमैनी की लीडरशिप में ही 1979 में ईरान की इस्लामिक क्रांति हुई थी। Till now, they didn't choose anyone, they didn't nominate anyone, and they are on it, but this is one candidate of that position. There are some candidates for this position.
Ayatollah Sayyid Mujtaba Khamenei is one of them. Is not because of he's a son of Ayatollah Khamenei, because of his qualification. They want to choose him, but is not finalized, and they are investigating for getting the qualified person for this position. यानी जिस ईरान में वंशवाद के खिलाफ 1979 में इस्लामी क्रांति हुई, वही ईरान एक बार फिर वंशवाद की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि ये दो परिवार हैं, खुमैनी परिवार और खामनेई परिवार। और अब ऐसा लगता है कि हो सकता है कि इन्हीं परिवारों के दो नेताओं में से कोई ईरान का सुप्रीम लीडर बन जाएगा। एक और बड़ी बात है वो ये कि खामनेई जो हैं वो कभी भी अमेरिका के साथ समझौता नहीं करना चाहते थे, और उनके विचार ऐसे थे कि मेरे मरने के बाद भी अगर कोई दूसरा नेता शांति का प्रस्ताव लेकर आए तो आप समझिए कि वो ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन होगा। वो ऐसा कहते थे, और इसीलिए ईरान में अभी किसी भी नेता के अंदर इतनी ताकत नहीं, इतनी हिम्मत नहीं कि वो अमेरिका के साथ शांति का कोई प्रस्ताव भी ईरान के अंदर रख सके। इसलिए जितने भी नेता आएंगे वो सब इसी बात पर सफल होंगे कि वो अमेरिका के खिलाफ और इजराइल के खिलाफ कैसे और ज्यादा से ज्यादा बड़ा युद्ध लड़ने की इच्छा रखते हो। उनसे यही उम्मीद की जाती है कि वो आएंगे और कहेंगे कि हम अमेरिका के साथ ये युद्ध जारी रखेंगे और हम शांति नहीं होने देंगे। यही उनका यूएसपी है। और ईरान में सुप्रीम लीडर खामनेई का अंतिम संस्कार अभी तक नहीं हो पाया, और ये कब होगा इस पर ईरान की सरकार ने कोई जानकारी दी भी नहीं है। युद्ध की वजह से अंतिम संस्कार की तारीख पर सस्पेंस बना हुआ है, और खामनेई के पार्थिव शरीर को कहां पर रखा गया है इसके बारे में भी अभी तक कोई जानकारी नहीं। ईरान की तरफ से ये बात कही गई है कि खामनेई का अंतिम संस्कार उनके जन्म स्थान मशहद शहर में होगा। उनकी वसीयत के मुताबिक खामनेई को मशहद में इमाम रजा की पवित्र दरगाह के पास दफनाया जाएगा, और ईरान में मशहद शहर शिया मुसलमानों के लिए एक बहुत पवित्र स्थल माना जाता है। ये तेहरान से लगभग 900 किलोमीटर दूर है और ईरान के बड़े शहरों में से ये एक है। माना जा रहा है कि आयतुल्लाह अली खामनेई की अंतिम यात्रा में मशहद शहर में बहुत बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ शामिल होगी। जनता अपने लीडर के अंतिम दर्शन करना चाहती है, लेकिन ईरान में अमेरिकी हमलों के डर की वजह से सरकार ने अभी तक अंतिम यात्रा पर कोई फैसला लिया नहीं है। और इसी शहर में खामनेई की प्रारंभिक धार्मिक शिक्षा शुरू हुई थी, और बाद में वो ईरान की इस्लामिक क्रांति से जुड़े आंदोलन का हिस्सा बने थे, इसलिए उनको उन्हीं के शहर में दफनाया जाएगा। तो दुनिया भर की राजनीति हमने आपको बता दी, ईरान में क्या चल रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है, इजराइल क्या कर रहा है। लेकिन अब जरा अपने देश की राजनीति पर भी नजर डालते हैं। अब बात करते हैं आज हमारे देश की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर पर, जो बिहार से आ रही है। बिहार की राजनीति के बारे में कहा जाता है कि जब भी आपको ऐसा लगता है कि आप इसे समझने लगे हैं तो वह आपको चौंका देती है। बिहार की राजनीति किसी की समझ में नहीं आती। वर्ष 2005 से बिहार की राजनीति के केंद्र में रहे नीतीश कुमार अब बिहार को छोड़कर दिल्ली आ रहे हैं। 75 वर्ष के नीतीश कुमार पिछले 20 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में उनके राज्यसभा में जाने से बिहार में नीतीश युग का अंत हो जाएगा और बीजेपी युग की शुरुआत होगी। नीतीश कुमार ने आज राज्यसभा के लिए अपना नामांकन भरा, और लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद के वो सदस्य पहले ही रह चुके हैं, और पहली बार नीतीश कुमार अब राज्यसभा के सदस्य बनेंगे। नीतीश कुमार के साथ आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए के 3 अन्य नेताओं ने भी राज्यसभा के लिए नामांकन भरा, और आज एनडीए नेताओं के नामांकन के समय खुद गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नीतीश कुमार का नॉमिनेशन एनडीए के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अमित शाह ने आज नीतीश कुमार के राज्यसभा में आने का स्वागत करते हुए बिहार में किए गए उनके काम की बहुत प्रशंसा की। बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने भी राज्यसभा में अपना नामांकन किया है। इसके साथ ही बहुत लंबे अरसे के बाद श्री नीतीश कुमार जी फिर से एक बार राष्ट्रीय राजनीति में राज्यसभा सांसद के नाते प्रवेश करेंगे। 1974 के जयप्रकाश आंदोलन के वो प्रमुख नेता रहे हैं, और तब से लेकर आज तक पूरा जीवन जेपी के सिद्धांतों पर उन्होंने बिताने का प्रयास किया। आज फिर से एक बार
वो राज्यसभा के सांसद के नाते दिल्ली आ रहे हैं। मैं और एनडीए के सभी साथी उनका हृदय से स्वागत करते हैं और उनका कार्यकाल जो मुख्यमंत्री के नाते हैं वो हमेशा बिहार के लोग याद भी रखेंगे, उसका सम्मान भी करेंगे। नामांकन से पहले आज सुबह नीतीश कुमार ने सबको चौंका दिया जब उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि पिछले 2 दशक से उन्होंने बिहार की सेवा की है और अब उनकी इच्छा है कि वो बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के साथ संसद के भी दोनों सदनों के सदस्य बने और इसी वजह से वो इस बार राज्यसभा के सदस्य बनना चाह रहे हैं, ऐसा उन्होंने लिखा। उन्होंने भरोसा दिया कि बिहार की नई सरकार को उनका पूरा सहयोग और मार्गदर्शन मिलता रहेगा। अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री का पद क्यों छोड़ा और बीजेपी ने यह बदलाव क्यों किया। तो पहली बात यह कि बीजेपी बिहार में अब एक नई शुरुआत करना चाहती है और सीनियर पार्टी के तौर पर, सीनियर पार्टनर के तौर पर वो अपनी नई शुरुआत करना चाहती है। अब वो नंबर 2 पर नहीं, नंबर 1 पर रहना चाहती है। पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी तो पहले ही बन गई थी, उसके पास 89 सीटें थी और 20% उसे वोट शेयर मिला था, जबकि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने 85 सीटें जीती और उन्हें लगभग 19% वोट मिले थे। तो वोट शेयर हो या फिर सीटों की संख्या हो, दोनों में बीजेपी जेडीयू से बड़ी पार्टी पहले ही बन गई थी। लेकिन बीजेपी ने बड़ी पार्टी होते हुए भी नीतीश कुमार को ही मौका दिया। ऐसा उन्होंने 2000 में भी किया था। उस समय विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 67 सीटें मिली थी और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को 34 सीटें मिली थी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने थे तब भी। इसके बाद से बीजेपी पिछले 25 वर्षों से इस गठबंधन में जूनियर पार्टनर की तरह बनकर रह रही है, नंबर 2 पर बनकर रह रही है। और अब बीजेपी और ऐसा नहीं करना चाहती, क्योंकि बीजेपी को भी ये बात समझ में आई कि कहीं ऐसा ना हो कि वो बिहार में अपना कोई मजबूत नेतृत्व पैदा ही न कर पाए। और बीजेपी इसकी वजह से बीजेपी का जो संगठन है वो उस हिसाब से नहीं बढ़ पाया जैसा कि उसे बढ़ना चाहिए था। इस समय बिहार में एनडीए के पास प्रचंड बहुमत है और उनके पास 202 विधायक हैं। ऐसे में अगले 5 वर्षों में मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी अपना एक ऐसा चेहरा या नेता स्थापित करना चाहती है जिससे अगले चुनाव में बीजेपी को भी और ज्यादा फायदा मिले। दूसरा, नीतीश कुमार की बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य। नीतीश कुमार की उम्र इस समय 75 वर्ष है। अगर वो अगले 5 वर्ष तक और मुख्यमंत्री रहते तो 80 साल की उम्र तक वो मुख्यमंत्री रह सकते थे और उनके लिए जो उनका खराब स्वास्थ्य चल रहा था उसकी वजह से उनके लिए काम करना मुश्किल हो सकता था। उनके स्वास्थ्य की खबरें लगातार चलती रहती हैं कि उनका स्वास्थ्य बहुत ठीक नहीं रहता था और उम्र तो उनकी हो ही गई है और इसका नुकसान एनडीए और खास तौर पर बीजेपी को होता। वैसे भी पिछले कुछ वर्षों से विपक्ष लगातार नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को मुद्दा बनाता रहा था। तीसरा, नीतीश कुमार के पास राजनीतिक विकल्प बहुत सीमित बचे थे। 2025 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी ने सिर्फ 25 सीटें जीती और कांग्रेस पार्टी को 6 सीटें मिली। ऐसे में अगर नीतीश कुमार एनडीए को छोड़कर महागठबंधन के साथ जाते भी तो उनके लिए बहुमत जुटाना बहुत मुश्किल था, जबकि नीतीश कुमार के बिना भी बीजेपी को बहुमत के लिए जरूरी 122 विधायकों में से सिर्फ 5 की कमी रहती। बीजेपी तो बहुत करीब थी और इसीलिए इस बार नीतीश कुमार के लिए एनडीए को छोड़ने का विकल्प था ही नहीं और उन्हें बीजेपी की बात माननी पड़ी। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि नीतीश कुमार के साथ नाइंसाफी हुई, जबकि बीजेपी का कहना है कि मुख्यमंत्री पद छोड़ने का फैसला खुद नीतीश कुमार का ही था। सब लोग जानते हैं कि बिहार का चुनाव जो है एनडीए ने ये नारा दिया था कि 2025 से 30 फिर से नीतीश, और जिस तरह से चुनाव हुआ बीजेपी की घटक दल भी सब लोग जानते हैं, एनडीए के सभी घटक दल, कि किस हिसाब से तंत्र मंत्र पूरा सिस्टम लगा करके चुनाव हुआ। और उस समय भी हम चुनाव में भी घूम करके कहते थे कि नीतीश जी को भाजपा के लोग जो है हाईजैक कर रखे हैं और इनको दोबारा कुर्सी पे बैठने नहीं देंगे। और हम ये भी कहते थे कि महाराष्ट्र जैसा जो है रिफाइंड तरीके से बिहार में इस चीज़ को लागू किया जाएगा। और हमने कई बार भी कहा कि 6 महीने से ज़्यादा इनको कुर्सी पे नहीं बैठने देंगे। भाजपा जिसके साथ भी रही है उसको बर्बाद करने का काम किया है। और भाजपा तो आप जान रहे हैं कि ओबीसी, दलित, आदिवासी विरोधी पार्टी है
वो नहीं चाहते हैं कि भाई बिहार में ऐसा नेता रहे जो ओबीसी और एससी एसटी की बात करता रहे। वो लोग तो चाहते हैं कोई ऐसा मुख्यमंत्री हो जो रबर स्टैम्प जो है वो मुख्यमंत्री बने। और ये जो सत्ता परिवर्तन जो हो रहा है ये जन भावनाओं के खिलाफ है। ये नीतीश जी का निर्णय है और सुना है 3 साल पहले भी उन्होंने राज्यसभा जाने की पेशकश की थी, लेकिन इस बार वो जा रहे हैं और जो भी सरकार बनेगी वो उन्हीं के नेतृत्व में बनेगी। आज आरजेडी और कांग्रेस नीतीश कुमार के लिए सहानुभूति जता रहे हैं और उनके पक्ष में बड़े बयान दे रहे हैं। इसी को राजनीति कहते हैं। नीतीश कुमार ने आज जैसे ही राज्यसभा जाने की घोषणा की, जेडीयू के कार्यकर्ता थोड़े नाराज हो गए और उन्होंने नीतीश कुमार के लिए विरोध प्रदर्शन भी किया। ऐसे में सवाल यह है कि मुख्यमंत्री पद छोड़ने का बिहार की राजनीति पर क्या असर होगा और बीजेपी के लिए आगे कितनी बड़ी चुनौती होगी। बिहार में अब सत्ता संतुलन बदल जाएगा और बीजेपी की भूमिका ज्यादा मजबूत होगी। पिछले 20 वर्षों में बिहार की राजनीति का केंद्र नीतीश कुमार रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे बिहार की राजनीति की लड़ाई जेडीयू बनाम आरजेडी से बदलकर बीजेपी बनाम आरजेडी हो जाएगी। बीजेपी को नीतीश कुमार को हमेशा साथ रखना होगा, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार का वोट बैंक बेहद मजबूत है और उनकी लोकप्रियता भी बहुत अच्छी है। नीतीश कुमार कुर्मी समुदाय से आते हैं। बिहार में कुर्मी और कोयरी की आबादी लगभग 7% है और पिछड़े वर्ग का जो हिस्सा है वो हमेशा से नीतीश कुमार के वोट बैंक रहे हैं। बिहार में पिछड़े वर्ग की कुल आबादी 27% है, जिसमें यादव भी शामिल हैं, जबकि अति पिछड़े वर्ग की जनसंख्या 36% है और इस 63% की आबादी का एक बड़ा हिस्सा हमेशा से नीतीश कुमार के साथ रहा है और इसका फायदा बीजेपी को भी मिलता रहा है। नीतीश कुमार की छवि एक धर्मनिरपेक्ष, विकास पुरुष और ईमानदार नेता की रही है। बिहार जैसे राज्य में जहां वोटिंग जातीय समीकरण के आधार पर होती है, वहां बीजेपी के नए मुख्यमंत्री के लिए नीतीश कुमार की छवि को बरकरार रखना एक बड़ी चुनौती होगी। जेडीयू में नेतृत्व परिवर्तन और नए नेताओं का उदय नीतीश कुमार के राज्य की राजनीति से दूर होने के बाद पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी। और अब बड़ी बात यह है कि वो अपने संगठन और नेतृत्व को कैसे मजबूत रख पाते हैं। अब जेडीयू में कुछ नए नेता भी मजबूत होंगे और हो सकता है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जेडीयू का एक नया और बड़ा चेहरा बन जाए। एक और खास बात यह है कि आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा होगा कि देश के 2 सबसे बड़े राज्य आबादी के हिसाब से, उत्तर प्रदेश और बिहार, दोनों में बीजेपी की सरकार होगी। बिहार की आबादी 13 करोड़ है, उत्तर प्रदेश की आबादी 24 करोड़ है, यानी दोनों की संख्या मिलकर 37 करोड़ है और यह अमेरिका की 35 करोड़ की आबादी से भी 2 करोड़ ज्यादा है। और दोनों राज्यों में लोकसभा की 120 सीटें हैं। 2029 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से ये एक बहुत बड़ा बदलाव है और अब इन दोनों राज्यों में बीजेपी के मुख्यमंत्री होंगे। इसके अलावा इस परिवर्तन का असर पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी पड़ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल जो लोग पूछ रहे हैं वो ये कि अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो वैसे तो कई नामों पर चर्चा हो रही है। हालांकि बीजेपी में कहा यह जाता है कि जिनके नामों पर चर्चा हो रही होती है असल में वो कभी मंत्री या मुख्यमंत्री बनते नहीं। इसलिए वैसे तो हमारे पास बहुत सारे नाम हैं, हम भी आपको बता सकते हैं बाकी लोगों की तरह कि इन लोगों के नाम चल रहे हैं, लेकिन बीजेपी का जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है उसके हिसाब से कभी पता नहीं चलता कि बीजेपी आपको कौन सा सरप्राइज कब दे। इसलिए हम उस स्पेकुलेशन में जाएंगे ही नहीं कि हम आपको ये बताएं कि कौन अगला मुख्यमंत्री बन सकता है। वैसे बीजेपी हर राज्य में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अभी तक चौंकाती रही है और ऐसे में जब बीजेपी पहली बार बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाएगी तो हो सकता है यहां भी आपके लिए कोई बहुत बड़ा सरप्राइज हो, ऐसा नाम जिसके बारे में आपने सोचा भी ना हो। जैसे बिहार से ही नितिन नवीन को बीजेपी का अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने आप सबको चौंका दिया था। अब एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको नेपाल लेकर चलेंगे। जेन ज़ी आंदोलन के बाद नेपाल में हुए आज आम चुनाव के बारे में आपको बताएंगे, जहां इस बार 60% वोटिंग हुई है, जो पिछले 18 वर्षों में सबसे कम है।
विकसित भारत का विकसित भारत। हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से, जय हो देश हो विदेश हो, जेके हो। देश का टायर जेके टायर। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अरे रामदयाल, तेरी उपज का क्या हुआ? अरे औने पौने दाम मिल रहे थे इसलिए नहीं बेची। और तुम्हारी उपज? मेरी उपज ये रही मेरे मोबाइल में एकदम सुरक्षित। अरे ये तो कोई रसीद लगती है। कोई रसीद नहीं, डिजिटल रसीद है जो WDRA से पंजीकृत वेयर हाउस में उपज रखने से मिलती है। WDRA? WDRA भारत सरकार की एक संस्था है जो अच्छे और सुव्यवस्थित वेयर हाउसों को पंजीकृत करता है। अच्छा, अब तुझे इस रसीद का कमाल दिखाता हूँ, चला। देखा, इस रसीद पर बैंक से लोन हो गया। ये तो कमाल हो गया। कमाल तो अभी और भी है भैया। देखो, जब और जहाँ उपज के अच्छे दाम मिलेंगे, उपज बेच दूंगा और फिर बैंक का सारा लोन भी चुकता कर दूंगा। अरे वाह। मुन्नी, पापा आप मेरा नया बैग लाए? हाँ, ये रहा तुम्हारा नया बैग। और तुम्हारे लिए झुमके। WDRA का प्रयास, किसानों का आर्थिक विकास। क्या तनाव आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है और आप समय प्रबंधन नहीं कर पा रहे? तनाव प्रबंधन के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। टेबल के ऊपर जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं। ये भाई साहब सब पचा देते, पर दिक्कत तो उन्हें आती है जो टेबल के नीचे से खाते। मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ। Success is not a milestone. It's a never-ending race for perfection. Denver, the center of my success. अरे रामदयाल, तेरी उपज का क्या हुआ? अरे औने पौने दाम मिल रहे थे इसलिए नहीं बेची। और तुम्हारी उपज? मेरी उपज ये रही मेरे मोबाइल में एकदम सुरक्षित। अरे ये तो कोई रसीद लगती है। कोई रसीद नहीं, डिजिटल रसीद है जो WDRA से पंजीकृत वेयर हाउस में उपज रखने से मिलती है। WDRA? WDRA भारत सरकार की एक संस्था है जो अच्छे और सुव्यवस्थित वेयर हाउसों को पंजीकृत करता है। अच्छा, अब तुझे इस रसीद का कमाल दिखाता हूँ, चला। देखा, इस रसीद पर बैंक से लोन हो गया। ये तो कमाल हो गया। कमाल तो अभी और भी है भैया। देखो, जब और जहाँ उपज के अच्छे दाम मिलेंगे, उपज बेच दूंगा और फिर बैंक का सारा लोन भी चुकता कर दूंगा। अरे वाह। मुन्नी, पापा आप मेरा नया बैग लाए? हाँ, ये रहा तुम्हारा नया बैग। और तुम्हारे लिए झुमके। WDRA का प्रयास, किसानों का आर्थिक विकास। विकसित भारत का विकसित भारत। और जल्दी से आपको नेपाल की खबर बताते हैं। नेपाल में जेनजी के आंदोलन के 6 महीने के बाद आज आम चुनाव हुए हैं और इसीलिए इस बार वोटिंग ज्यादा होने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज 60% वोटिंग हुई, जबकि इससे पहले 2022 में जब चुनाव हुआ था तो 61% वोटिंग हुई थी। इसी तरह 2017 में 68%, 2013 में 78% और 2008 में भी 62% वोटिंग हुई। यानी पिछले 18 वर्षों में पहली बार नेपाल में सबसे कम वोटिंग हुई है। इस चुनाव में यह तय होगा कि नेपाल की जनता पुराने राजनीतिक दलों और पुराने नेताओं को फिर से मौका देगी या फिर नई पीढ़ी के नेताओं को आगे बढ़ाएगी। पिछले 24 से 48 घंटों में, अगले 24 से 48 घंटों में नेपाल चुनाव के नतीजे आ जाएंगे और ये नतीजे कैसे रहेंगे हम आपको इसके बारे में बताएंगे, इसका विश्लेषण भी हम करेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब लोकतंत्र की बात हो रही थी और जब ये जेनजी का आंदोलन हुआ था, उसके बाद से आज के चुनाव में एक बड़ी उदासीनता देखने को मिली और बड़ी संख्या में जो उम्मीद थी कि लोग वोट डालने के लिए आएंगे क्योंकि वो नेपाल में बदलाव चाहते थे, वहाँ के राजनीतिक व्यवस्था में नए लोगों को लाना चाहते थे, नई पार्टियों को लाना चाहते थे, तो उसका क्या हुआ, ये बात जो है आज के वोटिंग परसेंटेज में दिखाई नहीं दे रही। अब एक छोटा सा ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार। विकसित भारत का विकसित भारत। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें।
अब दर्द भी घुटने टेकेगा। Success is not a milestone. It's a never-ending race for perfection. Denver, the center of my success. अरे रामदयाल, तेरी उपज का क्या हुआ? अरे औने पौने दाम मिल रहे थे इसलिए नहीं बेची। और तुम्हारी उपज? मेरी उपज ये रही मेरे मोबाइल में एकदम सुरक्षित। अरे ये तो कोई रसीद लगती है। कोई रसीद नहीं, डिजिटल रसीद है जो WDRA से पंजीकृत वेयर हाउस में उपज रखने से मिलती है। WDRA? WDRA भारत सरकार की एक संस्था है जो अच्छे और सुव्यवस्थित वेयर हाउसों को पंजीकृत करता है। अच्छा, अब तुझे इस रसीद का कमाल दिखाता हूँ, चला। देखा, इस रसीद पर बैंक से लोन हो गया। ये तो कमाल हो गया। कमाल तो अभी और भी है भैया। देखो, जब और जहाँ उपज के अच्छे दाम मिलेंगे उपज बेच दूंगा और फिर बैंक का सारा लोन भी चुकता कर दूंगा। अरे वाह। मुन्नी, पापा आप मेरा नया बैग लाए? हाँ, ये रहा तुम्हारा नया बैग। और तुम्हारे लिए झुमके। WDRA का प्रयास, किसानों का आर्थिक विकास। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी, कभी भी, 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है। वर्किंग मॉम हूँ ना, जॉब के साथ सबका ध्यान रखना पड़ता है। बच्चों को स्कूल के लिए रेडी करो, हस्बैंड को ऑफिस के लिए, अब इन सब के साथ रोड पे अनसर्टेनिटी के लिए भी रेडी रहो। That's too much to ask for. पर जब से गाड़ी में JK स्मार्ट टायर लगवाए हैं, एक टेंशन तो कम हो। JK Smart Tire with embedded sensor technology that gives you real-time alerts, which saves fuel and makes drives safer. Thanks to JK Smart Tires. अब लग रहा है कमान तो मेरे ही हाथ में है। अरे रामदयाल, तेरी उपज का क्या हुआ? अरे औने पौने दाम मिल रहे थे इसलिए नहीं बेची। और तुम्हारी उपज? मेरी उपज ये रही मेरे मोबाइल में एकदम सुरक्षित। अरे ये तो कोई रसीद लगती है। कोई रसीद नहीं, डिजिटल रसीद है जो WDRA से पंजीकृत वेयर हाउस में उपज रखने से मिलती है। WDRA? WDRA भारत सरकार की एक संस्था है जो अच्छे और सुव्यवस्थित वेयर हाउसों को पंजीकृत करता है। अच्छा, अब तुझे इस रसीद का कमाल दिखाता हूँ, चला। देखा, इस रसीद पर बैंक से लोन हो गया। ये तो कमाल हो गया। कमाल तो अभी और भी है भैया। देखो, जब और जहाँ उपज के अच्छे दाम मिलेंगे उपज बेच दूंगा और फिर बैंक का सारा लोन भी चुकता कर दूंगा। अरे वाह। मुन्नी, पापा आप मेरा नया बैग लाए? हाँ, ये रहा तुम्हारा नया बैग। और तुम्हारे लिए झुमके। WDRA का प्रयास, किसानों का आर्थिक विकास। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। विकसित भारत का विकसित भारत। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और जीवन में एक उसूल रखें, जिन्हें फुर्सत नहीं आने की, उन्हें जरूरत नहीं है बुलाने की। नमस्कार।